गुड मॉर्निंग। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर है, मॉडल पेपर है। इसको देख लें अच्छी तरह, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3.25 घंटे का टाइम है, पूर्णांक 80 का है। परीक्षार्थी के लिए समान निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र में अनिवार्य नामांक लिख लें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न संख्या 23 मानचित्र कार्य से संबंधित है और 4 अंक का है। प्रश्न संख्या 21 से 23 तक का आंतरिक विकल्प है। इनको आप अच्छी तरह देखें। खंड ए है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ये जनवरी 1921 में। दूसरा, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। तीसरा है, आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग थे, अर्थात रेशम मार्ग। चौथा, लौह इस्पात उद्योग है आधारभूत उद्योग। पांचवा, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी 868 ईस्वी में। छठा, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय निर्वाचन आयोग। सातवां है, समकालीन विश्व में शासन का वह प्रमुख रूप कौन सा है जिसका दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, अर्थात लोकतंत्र। बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? काशीराम। 9, विक्रेता अथवा दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। अधिक कीमत लेकर, मिलावटी वस्तु देकर, वजन कम देकर, उपरोक्त सभी। 10, ऋणों की शर्तों के अंदर आता है, अर्थात ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात, उपरोक्त सभी। 11वां, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में। 12वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेशकों को कहा जाता है? विदेशी निवेश। ये इस टाइप से अपन इनके 1 से 12 तक के ये आप लिखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को छांटता है स्टेपलर कहलाता है। दूसरा, 19वीं सदी के मजदूरों की अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का ही नाम दिया। भारत में आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। 6, भारत में 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक शब्द या एक पंक्ति के एक नंबर के हैं। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? इस टाइप से आप छोटे रूप में लिख सकते हैं। ये योहान गुटनबर्ग ने। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध कौन से 2 गुटों के बीच में हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था। तीसरा, आदि उद्योग व्यवस्था में किसानों को क्या लाभ हुआ? कोई एक लाभ लीजिए। आदि औद्योगिक व्यवस्था से किसानों की आय में वृद्धि हुई। चौथा, रेशम किस प्रकार प्राप्त होता है? रेशम के कीटों को पालने से प्राप्त होता है। 5वां, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाढ़ को नियंत्रित करना। 6, भारत के 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पतनों के नाम बताओ। एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय वायु पतनक कोलकाता, और दूसरा इंदिरा गांधी अखिल भारतीय दिल्ली।
सातवां, किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। आठवां, लोकतांत्रिक राजनीति किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक राजनीति वह होती है जिसमें नियतकालीन चुनाव हो तथा नागरिकों को इसके अधिकारों की गारंटी हो। 9, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती से क्या आशय है? लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती से आशय है अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना। 10, प्राथमिक क्षेत्र की 2 गतिविधियों का उदाहरण दीजिए। पहला है कृषि कार्य, दूसरा है मछली पकड़ना। 11, द्वितीय क्षेत्रक से आप क्या अभिप्राय है? द्वितीय क्षेत्रक वह है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। 12वां, मानव विकास सूचकांक में किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखिए। एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा। ये खंड ब है। इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 से 16 के उत्तर हैं। शब्द सीमा इनकी 50 शब्द है। पहला प्रश्न 4, ग्रिम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया? 2-2 नंबर के ये सारे 4 से 16 तक। प्रिय बंधु जैकब ग्रिम और विलहेल्म ग्रिम जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं वे बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रश्न 5 है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। इस मार्ग से चीनी, रेशम तथा पोट्री, भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया से कपड़े तथा मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को इसी मार्ग से यूरोप से एशिया पहुंचती थी। रेशम मार्ग द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। प्रश्न 6, संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां होती हैं जिन्हें लुप्त होने का खतरा है। संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। यदि विषम परिस्थितियों में भी जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। ये जातियां काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, ये इस प्रकार की जातियां हैं। प्रश्न 7, आपके मतानुसार बांध कैसे उपयोगी हैं? 1, बांधों द्वारा जल संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण किया जाता है। साथ ही सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। दूसरा है, बांध विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, नौ संचालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी है। बांधों से ये चीज़ें। प्रश्न 8, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 1, गेहूं की फसल उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसके लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा, जलोढ़, हल्की दोमट मृदा एवं चिकनी मृदा गेहूं की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। प्रश्न 9, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। सीमांत सड़कों ने दुर्गम क्षेत्रों में सेनाओं की आवाजाही की सुगमता बढ़ाई, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक कार्यों को संपन्न करने में सहायता प्रदान की तथा ये सड़कें इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। 10, जातीय समूह से क्या आशय है? किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और सांस्कृतिक एक जैसी है। अर्थात जब भी किसी जाति की
शारीरिक बनावट एवं सांस्कृतिक आदर्श समान होते हैं। प्रश्न 11 है, सामाजिक विभाजन और राजनीति किस प्रकार असंबंधित है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का ये भी, अर्थात लगभग सभी लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं तथा अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने में प्रयास में हैं। बहुत से वादे करते हैं, किसी विशेष समूह के पक्ष में बोलते हैं ताकि वे उनके पक्ष के मतदान कर सकें, उनके पक्ष में मतदान कर सकें। प्रश्न 12, आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है। वर्ग विशेष के हित समूह होते हैं जो समाज के किसी खास समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे मजदूर संघ, व्यवसायी संघ या आदि। दूसरी तरफ जन सामान्य के हित समूह वे होते हैं जो सर्वमान्य हितों को प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें लोक कल्याणकारी समूह भी कहते हैं, जैसे मानवाधिकार संगठन। प्रश्न 13, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को और ऊंचा उठाने और वर्तमान विकास से स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है, ताकि वे भी बेहतर जीवन जी सकें। इस हेतु संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 14, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक में कोई दो अंतर बताइए। 1, संगठित क्षेत्रक में श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार के संबंध में असुरक्षा रहती है। दूसरा, संगठित क्षेत्र में प्राय सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रश्न 15, भारत के औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं दो स्रोतों की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का है। पहला है बैंक द्वारा लोगों को लंबे समय तक कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। दूसरा, सहकारी समितियां कम ब्याज दरों पर कृषि कार्य हेतु तथा अन्य प्रकार के कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। प्रश्न 16, उपभोक्ता को प्राप्त कोई दो अधिकारों का उल्लेख कीजिए। 1, सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता को उत्पाद की किस्म, मात्रा, कीमत, उत्पाद तिथि आदि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को सुने जाने का अधिकार है प्राप्त है कि ताकि वे उत्पादकों में क्षतिपूर्ति पा सकें। ये खंड से 17 से 22 तक के हैं, ये 100 शब्दों में लिखने। प्रश्न 7, जालवेरायन संघ की विशेषताएं लिखिए। जालवेरायन संघ की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार थी। 1, जालवेरायन संघ एक प्रमुख शुल्क संघ था। दूसरा, प्रशा की पहल पर 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तीसरा, जालवेरायन संघ का उद्देश्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था। चौथा, जालवेरायन संघ ने आर्थिक अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जबकि इससे पहले 30 से ऊपर मुद्राएं थी। प्रश्न 18, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जो कि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। गांवों में अनेक किसानों के पास स्वयं की निजी स्वामित्व वाली भूमि होती है, जिनके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। और शहरों में भी लोग भूखंड, मकान व अन्य जायदाद के स्वामी होते हैं। निजी बाग, चारागाह, तालाब व कुओं का जल आदि निजी स्वामित्व वाले संसाधन हैं। सामूहिक स्वामित्व वाले संसाधन वे संसाधन जो कि समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं।
गांवों की शामिलात भूमि, तालाब, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान सामुदायिक स्वामित्व वाले हैं संसाधन हैं। प्रश्न 19, स्पष्ट कीजिए कि आज की जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में आज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यथा जैसे पहला, एक, औसत आर्थिक हैसियत अभी भी जाति व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है, क्योंकि ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है। दलित और आदिवासियों की स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच की स्थिति में हैं। दूसरा, हर जाति में गरीब लोग हैं, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में ज़्यादा सबसे निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है और पिछड़ी जातियों की स्थिति बीच की है। तीसरा, आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, लेकिन यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात ज़्यादा है और निचली जातियों का कम है। प्रश्न 20, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका किन्हीं 3 आधारों पर स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण में सूचना व संचार और प्रौद्योगिकी की भूमिका वर्तमान में दूरसंचार, कंप्यूटर तथा इंटरनेट के कारण वैश्वीकरण में तेजी आई है तथा दूरसंचार सुविधाएं टेलीग्राफ, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, फैक्स आदि का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। 2, कंप्यूटरों ने भी वैश्वीकरण में गति प्रदान की है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। 3, इंटरनेट से तो स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। इससे पूरे संसार की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है तथा बांटी जा रही सकती है। इससे हम तत्काल ईमेल भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 21 से 22 के उत्तर 250 शब्दों की है। पहला 21, इतिहास की पुनर्व्याख्या ने किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना पैदा की, इसकी समस्या है। तो हम पहले इतिहास के पुनर्व्याख्या करके पहले इसको ही हल करते हैं। इतिहास की पुनर्व्याख्या कर राष्ट्रवाद की भावना। भारत में इतिहासों की पुनर्व्याख्या भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक महत्वपूर्ण साधन थी। भारत के इतिहास में पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक महत्वपूर्ण साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोगों ने अपनी महान उपलब्धियों की खोज में इतिहास की पुनर्व्याख्या करना प्रारंभ किया। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तु शिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। तो उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया। 22 में भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। एक, त्रिस्तरीय सरकारें। भारतीय संविधान में मूल रूप से 2 स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। एक संघ या केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारों के बाद में स्थानीय शासन की
संस्थाओं, पंचायतों और नगर पालिका के रूप में एक तीसरे स्तर को भी मान्यता दे दी गई। 2. शक्तियों का विभाजन। किसी भी संघीय शासन व्यवस्था की तरह भारत में तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 सूचियों के द्वारा विभाजन किया गया है। ये हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहले संघ सूची। संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। और समवर्ती सूची विषयों में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन जब दोनों के कानूनी टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अवशिष्ट विषय। शेष विषय केंद्र सरकार को प्रदत्त किए गए हैं। तीसरा है कुछ राज्यों को विशिष्ट शक्तियाँ। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों के अनुच्छेद 371 के तहत शक्तियों को लाभ उठाते हैं। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा दिए गए सत्ता के बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस कार्य में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं से मंजूर किया जाना होता है। 5. न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका का स्वतंत्र और सर्वोच्च है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर इसका फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही में ही होता है। प्रश्न 23। उत्तर दिए गए मानचित्र। दिए गए भारत में रेखाचित्र मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जैसे नरोरा है, तलचर है, नेवेली है, तारापुर है। अब इसमें जैसे कि ये चीज़ें अर्थात नरोरा ये यहाँ पर है, तारापुर यहाँ पर है महाराष्ट्र में, तलचर ये यहाँ पर है और नेवेली यहाँ पर है। तलचर, नेवेली, तारापुर और नरोरा ये तो ये इसके हो गए प्रश्न के। अब अथवा के हैं नेल्लोर, दुर्ग, गया और मारमागांव। तो देखो गया तो हो गया बिहार में, ये मारमागांव हो गया महाराष्ट्र में, दुर्ग हो गया ये देखो ये कौन सा है, ये उड़ीसा है, ये वो बना है इसमें दुर्ग यहाँ पर है, और नेल्लोर है यहाँ उड़ीसा, इसमें उड़ीसा में। इस प्रकार से ये आपका मानचित्र है। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक कर लें, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है। इसमें से सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनको आप देखें, याद करें। थैंक यू।